नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस यशवंत सिन्हा वर्मा की। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से कैश की बोरियां गायब हो गईं, जिनके घर के आसपास सफाई कर्मचारियों को जले हुए नोट मिले। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में आज कई डेवलपमेंट हुए। पहला, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर फॉर्मली इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। दूसरा, यह मामला पार्लियामेंट में उठा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर इस मुद्दे पर गहरी बात की। धनखड़ ने कहा, जस्टिस वर्मा के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नियम के मुताबिक जांच कमेटी बना दी है। आरोपी जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन साथ साथ न्यायपालिका की साख पर जो बट्टा लगा है, ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की, हड़ताल की धमकी दी। बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस वर्मा के केस की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस तरह के केसेस में जजेस को जो इम्यूनिटी मिली है वो खत्म होनी चाहिए। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की मजबूरियां क्या हैं, इनकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश को लेकर आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। आज सुबह सुबह जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दा राज्यसभा में उठा। कांग्रेस के नेताओं ने सारा कामकाज रोककर इस पर चर्चा की मांग की। हालांकि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने चर्चा की परमिशन नहीं दी, लेकिन धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चैम्बर में बुलाया। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में संसद क्या कर सकती है, इस पर विचार विमर्श किया। असल में अगर किसी जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन लाया जाता है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन ने जेपी नड्डा और खड़गे के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। मीटिंग के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा, हाई कोर्ट के जज के घर पर इतना कैश मिलने का मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में लेजिस्लेचर को पहल करनी होगी। धनखड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अच्छा काम किया है। चीफ जस्टिस ने अब तक की सारी बातें पब्लिक डोमेन में रख दी हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन धनखड़ ने यह भी कहा कि वो राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें जुडिशरी पर लगे दाग से निपटने का नया सिस्टम बनाने पर चर्चा होगी। For the first time since independence, that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. Institutions like the judiciary and legislature serve their purpose best when their in-house mechanism is effective, fast, and upholding public trust. Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and such kind of malaise needs to be eradicated so that we do not have recurrence of it. ये पूरा 3 मिनट का वीडियो है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है। असल में ज्यादातर राजनीतिक दलों की राय भी यही है कि जुडिशरी में जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दें और उनके घर पर मिले कैश की गहराई से जांच हो, वरना जुडिशरी पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उनके घर में नोटें नहीं जल रही थी, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली है। उसको बचाने के लिए इस सदन के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किसका पैसा है, ये कहाँ से इतना रुपया उनके पास आया, क्योंकि ये एक तरफा क्राइम नहीं है, इसमें दूसरा कोई व्यक्ति शामिल है। वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका ये पैसा है? बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, उस अफवाहों पर विराम दल लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड जज का पैसा है, किसका पैसा है? तो इसलिए जरूरी है कि इस पर चर्चा हो। इंटरनल इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें रखी गई है, क्या उससे संतुष्ट? क्या यही इंटरनल इंक्वायरी आप दूसरे लोगों के मामले में करते हैं? क्या आप जुडिशरी में बैठे हैं इसलिए आपको सारे अधिकार हैं? और यहाँ तो करोड़ों रुपए, करोड़ों के बंडल नोट चल रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। इंटरनल इंक्वायरी का क्या मतलब है? तो इसलिए इंटरनल इंक्वायरी नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और पैसा किसका है ये पता होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने भी जजेस के प्रिविलेज पर सवाल उठाए। कल्याण बनर्जी ने कहा कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। There are some black spots in the judiciary, and this Justice Sharma is one of them. Justice Verma. So much of amounts have been recovered. It is unbelievable. In one place it has been recovered. We do not know how many places it is there. Day by day, people's confidence, lawyers' confidence on the judiciary is slowly deteriorating. It is the duty of the judiciary to instill confidence amongst the people. Now it is contra. Earlier you have seen sitting judge resign, on the next day joining the political party. Earlier you have seen CGI retired, and then joined has come up as a member of parliament. Why the judges, High Court and Supreme Court would be treated as a privileged persons in the country, so far corruption is concerned. एक और प्रॉब्लम यह है कि कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले के विरोध में हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे, इसके खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने आज एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर 11 प्रस्ताव पास किए गए। कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कोई कचरे का डिब्बा न समझे। ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है, डस्टबिन नहीं है कि दागी जजेस को यहां भेज दिया जाए। वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के तानाशाही मंजूर नहीं है। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ईडी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बार एसोसिएशन ने जुडिशरी में भाई भतीजावाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट की कॉलेजियम व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और इस मामले में अब सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ होगा।
सड़कों पे आंदोलन है, अभी सारी कम्युनिकेट कर रहा हूं, सारी संस्थाओं को कम्युनिकेट कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेट कर रहा हूं। हम इस आंदोलन कल सुबह सड़कों से शुरू करेंगे। 10 बजे सुबह हम गेट नंबर 3 से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार का मसला है। यशवंत वर्मा साहब, एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है। जुडिशियल ऑटोक्रेसी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इस मुद्दे का सोल्यूशन गवर्नमेंट मिल के निकाले। यहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को सपोर्ट किया। विकास सिंह ने कहा, ट्रांसफर ऐसे मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस मामले में होना तो यह चाहिए था कि जज के घर जो कैश मिला उसको जब्त किया जाता, जहां आग लगी थी उस स्टोर रूम को सील किया जाता। पुलिस ने ऐसा नहीं किया, इसका फायदा आरोपी को होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉयर्स का जस्टिफाइड है स्ट्राइक होना। अगर कोई आदमी दिल्ली हाई कोर्ट में रहने लायक नहीं है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहने लायक क्यों हो सकता है? असल तो चीज़ ये है कि उनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया जाए, वो ऑलरेडी किया हुआ है। इसलिए ट्रांसफ़र के बावजूद भी अगर जुडिशियल वर्क उनका विड्रॉ रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रांसफ़र एक सोल्यूशन इस तरह के मामले का नहीं है। सबसे जो दिक्कत वाली बात मेरे को जो आगे जाके नज़र आ रही है वही कि जो पैसा वहाँ था उस कमरे में, जो बोरियों में फायर वालों ने जिक्र किया, वो पैसा जब्त नहीं किया गया, उसकी गणना नहीं हुई। कितना पैसा था इसका कोई वो नहीं, हिसाब नहीं रखा गया। और जिस कमरे में आग लगी थी उसको सील करके नहीं रखा गया। जब तक कि इंक्वायरी कमेटी आकर के उस जगह को खुद अपने आंखों से ना देख लेता तब तक उस जगह को सील रखना चाहिए था। इसलिए वो एक बड़ा भारी इसमें वो है, कमी रह गई है इस पूरे उसमें वाकया में। और ये चीज़ जो है उसकी कमी का फ़ायदा डेफिनेटली जो भी अक्यूज्ड है वो उठाएगा। विकास सिंह की बात भी सही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का गुस्सा भी जायज़ है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कुछ मजबूरियां हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा कि जुडिशरी में सरकार की दखलंदाजी के बिना अगर जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो एक नया सिस्टम बनाना होगा। आमतौर पर कैश बरामद होने के मामले जांच के लिए पुलिस या सीबीआई को दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं एजेंसीज के पास ऐसे मामलों की जांच करने की एक्सपर्टीज होती है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने जुडिशरी की मजबूरी बताई। अपनी इंडिपेंडेंस कायम रखने के लिए जुडिशरी जज से संबंधित मामलों की जांच पुलिस को नहीं सौंपती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अपनी कोई जांच एजेंसी है नहीं। फायर ब्रिगेड के चीफ का बयान लेने के लिए भी कोर्ट के अफसर वहां गए। फायर ब्रिगेड ने नोट देखे थे, जले हुए नोटों का वीडियो जारी किया था। अपने स्टेटमेंट में फायर ब्रिगेड ने जो कहा वो अलार्मिंग है। फायर ब्रिगेड के स्टेटमेंट की आखिरी लाइन नोट करने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें लिखा था, आग काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरी थी। और इसके बाद शक की तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन ये अधजली भारतीय मुद्रा कहां गायब हो गई? क्या वहां पर कुछ बिन जले नोटों की बोरियां भी थी? उन बोरियों को कौन ले गया? पुलिस ने नोट मिलने के बाद उस जगह को सील क्यों नहीं किया? वहां जो कुछ था उसे जब्त क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल उठाए जाना लाजमी है। और इसमें कोई शक नहीं कि जज यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस वेबसाइट पर डाल दिए, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि इतना हो जाने के बाद भी जस्टिस वर्मा को सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया गया? एक जज पर जब कैश लेने का आरोप हो, प्राइमा फेसाई एविडेंस हो, तो फिर उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब भी आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही दिया। उन्होंने कहा, कोर्ट के पास किसी जज को ट्रांसफर करने के अलावा सजा देने का कोई और तरीका नहीं है, कोई और पावर नहीं है। जब इंक्वायरी पूरी होगी, अगर जज को दोषी पाया गया तो चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने को कह सकते हैं। अगर जज रिजाइन करने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ इंपीचमेंट की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन
इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आज तक किसी जज को इम्पीच नहीं किया गया। इन सारी बातों का मतलब है कि जुडिशरी में ऐसे केसेस से डील करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, न्यायपालिका का भरोसा बढ़ाने के लिए जांच और सजा का एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की आवश्यकता है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस केस से इस दिशा में कोई ना कोई सॉलिड सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। असेंबली में हंगामा हुआ। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। होटल में तोड़फोड़ करने के केस में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 12 नेता अरेस्ट हो गए। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सीना ठोककर कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़े हो गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी चुने हुए नेता के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। मुरजी पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन इससे शिवसेना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिव सैनिकों ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काफी देर तक वहां नारेबाजी चलती रही। मामला बढ़ा तो दी हैबिटेट स्टूडियो मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि जब तक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता तब तक स्टूडियो बंद रहेगा। इसके बाद खार पुलिस स्टेशन में स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल समेत 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आज देर शाम सभी 12 आरोपियों को कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर के बाद BMC की एक टीम हथौड़े और गैस कटर के साथ स्टूडियो पहुंच गई और स्टूडियो के इलीगल हिस्से को तोड़ दिया। एक्शन दोनों पक्षों पर हो गया, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बना रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़ी हो गई। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि कुणाल कामरा का ये वीडियो उद्धव ठाकरे की साजिश है। उद्धव की पार्टी ने एकनाथ शिंदे को बदनाम करने की सुपारी कुणाल कामरा को दी। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बोले। फडणवीस ने कहा कि कामरा को विवादों में रहने की आदत है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता प्रताप सरनायक ने कहा, कुणाल कामरा तो सिर्फ मोहरा है, उनके पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, इसलिए इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। देश में अराजक फैलाने वाले कुणाल कामरा का समर्थन अगर संजय राउत करते हैं तो वो अगर एक विकृति है तो संजय राउत क्या चीज़ है ये भी देखना चाहिए। आज संजय राउत के साथ कुणाल कामरा का फोटो भी बहुत सारे जगह पे पब्लिश हुआ है। क्या संजय राउत ने ही उनको ये कहने को बोला, ये भी देखना चाहिए। 3 जनवरी को अगर कोई सा वीडियो का अगर चित्रीकरण होता है और कल यानी 23 मार्च को अगर वो पब्लिक के लिए खुला कर दिया जाता है तो उस दौरान क्या ये चीज़
किसी चीज़ के ऊपर से नज़र हटाने के लिए की गई है कि ये भी देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति से प्रेरित हुए जानबूझकर किया जाता है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम अगर किसी गलत चीज़ों में अगर आता है तो उसके ऊपर नज़र मीडिया के हटाने के लिए शायद ये उन्होंने काम करवाया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मजे लिए, कहा कुणाल कामरा ने वही कहा जो सच है, गद्दार को गद्दार कहने में गलत क्या है। उद्धव ने कहा जिन लोगों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की वो शिव सैनिक नहीं हो सकते। कि उनको अभी उनके अगर वो गोद में बैठी है तो उनको संभालने के अलावा और क्या करना चाहिए। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी आहे वो शिवसैनिक होई नाही सकता। कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। हे सत्य आहे आणि आम्ही तो उघड बोलतोय की हे गद्दार आहेत। त्याच्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आलं कुठे याच्यात। कांग्रेस भी इस मुद्दे में कॉमेडियन के साथ है। नाना पटोले ने कहा जिस तरह से शिंदे की पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ की उससे पता चलता है कि राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। सुपारी वाला मुद्दा विधान परिषद में भी उठा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सरकार कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके बैंक अकाउंट्स की जांच करवाएगी। इसके बाद पता लग जाएगा कि कुणाल कामरा के पीछे है कौन। या व्यक्तीच्या बाबतीमधल्या अनेक तक्रारी आहेत। इस व्यक्ति के बारे में कई शिकायतें हैं। इस व्यक्ति के ऊपर 16 गुना दाखिल हैं। इस व्यक्ति को लेकर ड्रग और नशीले पदार्थों के सेवन का भी संशय व्यक्त किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति के सीडीआर की जांच की जाएगी। किन अकाउंट से कहां से पैसा आया इसकी भी जांच होगी। सभी कॉल रिकॉर्ड चेक होंगे। इसके पीछे सूत्रधार कौन है, अगर कोई होगा तो उसकी भी पहचान की जाएगी। कुणाल कामरा इस मामले में खामोश हैं। आज उन्होंने ट्विटर पर संविधान की लाल कॉपी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। उसमें लिखा कि द ओनली वे फॉरवर्ड, यानी आगे जाने का एकमात्र रास्ता संविधान है। और इसके बाद उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कुणाल कामरा ने कहा अगर कोर्ट उनसे माफी मांगने को कहेगा तो वो माफी मांग लेंगे। वो मुंबई पुलिस के संपर्क में है। कुणाल ने कहा कि उन्होंने किसी से भी शो करने का पैसा नहीं लिया है। उन्होंने जो कहा वो उनका अपना कंटेंट है जिस पर वो अब भी कायम है। कुणाल ने एक बार फिर संविधान का हवाला दिया तो देवेंद्र फडणवीस ने भी संविधान की बात की। उन्होंने कहा अगर कुणाल कामरा ने संविधान पढ़ा होता, उन्हें जानकारी होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं तक है जब तक वो दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसपैठ ना करे। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा, चोर कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत 100 बार कह चुके हैं। आज भी उद्धव ठाकरे का जो छोटा सा बयान हमने देखा उसमें 5 बार उन्होंने शिंदे को गद्दार कहा। वो रोज कहते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, उनकी पार्टी छीनी, पार्टी का सिंबल छीन लिया। इसलिए उद्धव उन्हें बार बार
खोखा चोर कहते हैं और जब जब मौका मिलता है शिंदे भी बराबर का जवाब देते हैं। वो उद्धव ठाकरे को असली गद्दार कहते हैं, विश्वासघात करने वाला कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। इसीलिए शिंदे को ऐसी बातों का बुरा मानने का तो कोई अधिकार नहीं है। यह सही है कि कुणाल कामरा कई बार शालीनता की सीमा पार करते हैं, लेकिन ऐसी बातों से डील करने के लिए कानून है, कायदा है। अगर कुणाल कामरा ने बोलने की आजादी का फायदा उठाया, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो इसकी शिकायत कोर्ट में की जानी चाहिए। लेकिन शिंदे के सपोर्टर्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आज महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना सरकार है, इसीलिए शिंदे को सपोर्टर्स को तोड़फोड़ करने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता। कॉमेडियन के बारे में, उनके कमेंट्स के बारे में फैसला अदालत करे तो बेहतर है, जांच पुलिस करे तो बेहतर है। लेकिन सरकार चलाने वाले अगर कानून तोड़ने लगेंगे तब तो अराजकता फैल जाएगी। आज एक्शन नागपुर में भी दिखाई दिया। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान और दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर बुलडोजर चल गया। आज सुबह महानगर पालिका की टीम भारी फोर्स के साथ फहीम खान के घर पहुंची। उसके परिवार वाले पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे। ये मकान फहीम की वाइफ के नाम पर है। महानगर पालिका का दावा है कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। 900 स्क्वायर फीट एरिया में अवैध निर्माण है, इसलिए फहीम के परिवार को नोटिस दिया गया था। जवाब न मिलने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। दंगे के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी बुलडोजर पहुंच गए थे। एक्शन शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच फहीम और यूसुफ के परिवार वाले हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसकी वजह से यूसुफ शेख का घर बच गया। कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा, अगर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का वायलेशन किया है तो इस मामले में बुलडोजर एक्शन का आदेश देने वाले अफसरों को हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। अब नागपुर प्रशासन हाईकोर्ट में जवाब देगा और अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ होगा तो दोषियों पर एक्शन भी होगा। संभल के दंगों के केस में भी यूपी पुलिस अब तेजी से एक्शन ले रही है। दंगों के केस में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस को आशंका है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ हो सकती है। जफर अली की गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकीलों ने हड़ताल की, सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि जफर अली को झूठे मुकदमे में फंसाकर बेवजह अरेस्ट किया गया है। जफर अली पर संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का इल्जाम है। पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और उन्हें मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। जफर अली के सपोर्ट में उतरे वकीलों का कहना है कि पुलिस ने जफर अली को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि वो इस मामले की जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन के सामने बयान न दे पाए। उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वो गलत है। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं की। चूंकि घटना पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है। वो तो अज्ञात में उनको उठाया है। जो पुलिस के पास दरवाजा खुला रहता है, अज्ञात में किसी को भी उठा सकती है। चूंकि आज लखनऊ में उनका बयान आयोग के बीच होना था और उनको रात लखनऊ जाना था, इस मौके को कैप्चर करते हुए पुलिस ने कल उनको उठा लिया ताकि वो आज लखनऊ आयोग में बयान न दे सके। अब ये प्रोटेस्ट कब तक आपका जारी रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा जारी है। कलमबंद हड़ताल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये मस्जिद मंदिर का मामला नहीं, ये एक अधिवक्ता का मामला है। संभल के एसपी ने कहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब संभल में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के सीओ ने कहा, पूरी जांच के बाद सबूतों के आधार पर जफर अली को अरेस्ट किया गया। पुलिस उनके खिलाफ सारे सबूत अदालत के सामने पेश करेगी। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं
और उसमें जो भी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है, वो अधिवक्ता है, अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको पूरा मौका दिया गया है उनकी बात रखने का, वो अपना बोले जो भी उसको बोलना है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक कार्रवाई की है, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की है। क्या वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे जिसके बिना पर जो 24 नवंबर की एफआईआर है उसी के आधार पर आगे गिरफ्तारी हुई? डेफिनेटली हमें एविडेंसेज जो मिली है उन्हीं के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं और हम आगे भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। असल में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर योगी ने अपने 8 साल की रिपोर्ट का कार्ड जनता के सामने पेश किया। 8 सालों में यूपी के विकास के लिए किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों और व्यापारियों के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या किया, यूपी की तस्वीर कैसे बदली, योगी ने सब कुछ बताया और कानून व्यवस्था में सुधार को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अपराधियों और गुंडे माफियाओं को बोलबाला था। आए दिन दंगे होते थे, लेकिन अब दंगाई हो या अपराधी गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नीयत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाले पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज पर कुछ लोगों का विरोध हो सकता है, कुछ लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल में अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया है। यूपी में अब अगर कोई सुबह गुनाह करता है तो शाम को उसके एनकाउंटर की खबर भी आ जाती है। कोई दंगा फसाद करता है तो योगी का बुलडोजर तैयार रहता है। योगी का बुलडोजर अब पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। अब दूसरे राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। आज कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के बयान पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। डीके शिव कुमार ने संविधान को बदलने की बात कही। उनके इस बयान पर आज पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। असल में डीके शिव कुमार ने कहा कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक्त आएगा जब संविधान भी बदलेगा। एक प्रोग्राम के दौरान शिव कुमार से सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का जो फैसला किया, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? इस पर शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण तो बैकवर्ड क्लास के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। ये मामला भी अदालत में जाएगा और आगे चलकर हो सकता है कि संविधान में ये चीज बदले।
शिव कुमार के इस बयान को आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में उठाया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है। रिजिजू ने कहा कि जिस तरह आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की डिमांड करती थी, उसी तरह अब संवैधानिक पद पर बैठे कर्नाटक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए संविधान बदलने की बात करनी पड़ रही है। रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी तो संविधान बचाने की बातें करते हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों के लिए संविधान बदलने की वकालत कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। रिजिजू के बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। नड्डा ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ाया, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब कांग्रेस के नेता इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। जेपी नड्डा के आरोपों का जवाब देने के लिए जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया। जब खड़गे बोलने लगे तो बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा किया और हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर नौटंकी करते हैं, लेकिन संविधान को लेकर कांग्रेस के असल इरादे डीके शिव कुमार ने जाहिर कर दिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे। आप नाता करते हो, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाता करते हो। इसके बाद लोकसभा में भी हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा उनकी पार्टी के किसी नेता ने संविधान बदलने की बात नहीं की है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं, डीके शिव कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर निकली संविधान को बदलने की, मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा
संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, उधर से नहीं। उधर से आती है। संविधान रक्षा करने की बात हमने की है और उसके लिए हम किसी कीमत पर भी संविधान की रक्षा हम करेंगे, करते रहेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में किरण रिजिजू के खिलाफ राज्यसभा में गलत बयानी करने का, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोशन भी दिया। वहीं विवाद बढ़ा तो डीके शिवकुमार सामने आए, सफाई दी। शिवकुमार ने कहा उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। कांग्रेस में कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया। वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। Where I have said that I am going to change the constitution. Do you think they are peddling fake news, sir? See, they are very famous on peddling fake news like this. I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. डीके शिवकुमार ने असल में क्या कहा था? क्या वाकई में संविधान बदलने की बात कही थी? अगर कही तो कैसे कही थी? अगर इसको समझना है तो इस मामले पर डीके शिवकुमार के एग्जैक्ट सेंटेंसेस को सुनना समझना जरूरी है। मैं आपको वर्बेटिम बताता हूं कि डीके शिवकुमार ने क्या कहा था। सवाल था मुस्लिम आरक्षण का। उन्होंने कहा, हां मैं सहमत हूं, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। यह सुनने के बाद शिव कुमार की सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही कांग्रेस की सफाई का कोई औचित्य बचता है। डीके शिव कुमार से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए संविधान बदलेगा। यह इस तरह का फैसला है जिसके लिए संविधान बदलता है। अब ये उन्होंने गलती से कहा या कहने के बाद उन्हें लगा गलती हो गई, डीके शिव कुमार ही बता सकते हैं। मोटी बात यह कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात साफ साफ लफ्जों में की थी। आज पटना में इफ्तार की रफ्तार देखने को मिली। एक लालू यादव ने इफ्तार किया और दूसरा चिराग पासवान ने। लालू प्रसाद यादव हर बार अपने घर पर इफ्तार पार्टी देते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इफ्तार पार्टी रखी। लालू के इफ्तार में आरजेडी के नेताओं के अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, लेकिन नोट करने वाली बात यह थी कि लालू की इफ्तार पार्टी में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू वहां नहीं पहुंचे। कांग्रेस के 19 विधायकों में से इक्का दुक्का ही वहां नजर आए। पटना में दूसरी इफ्तार पार्टी केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की थी। चिराग पासवान के इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मिनिस्टर्स और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। चूंकि बिहार में चुनाव है, सबको मुस्लिम वोटों की चिंता है, इसलिए लालू हो चिराग पासवान हो, दोनों इफ्तार के जरिए मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह का सिंबल है ये। लेकिन इस चक्कर में महागठबंधन में दरार सामने आ गई है। असल में कांग्रेस बिहार में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने लालू के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी को भी बदल दिया है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि अगर आरजेडी
सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की अनदेखी करती है तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। और अब इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेताओं के न आने से लालू यादव की परेशानी बढ़ सकती है। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले, खुद को ईश्वर बताने वाले बजिंदर सिंह की आज पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। बजिंदर सिंह पर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है। इस केस में बजिंदर सिंह के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी हो चुका था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आज बजिंदर सिंह ने कोर्ट में हाजिरी लगाई, लेकिन जिस वक्त वो कोर्ट में पेश हो रहे थे उसी वक्त एक वीडियो सामने आया जिसमें ये शख्स अपने ऑफिस में एक महिला के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बजिंदर अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने 3 महिलाएं सोफे पर बैठी हैं। किसी बात पर बजिंदर सिंह भड़क गए और पेपर का बंडल उठाकर सामने बैठी महिला पर फेंक दिया। इसके बाद महिला को धक्का दिया और उसके साथ बदसलूकी की। वहां मौजूद लोगों ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन बजिंदर सिंह वहां मौजूद एक नौजवान को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। इस पूरे मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, चाहे रेप केस हो या फिर मारपीट का मामला, कानून अपना काम करेगा और जो भी गुनहगार होगा उसे सजा मिलेगी। देखिए, एज पर लॉ जो है हम हर मामले में कार्रवाई करते हैं, तो वॉट एवर इज मेड आउट एज पर लॉ विल द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सर, क्योंकि इसमें वो महिलाओं को मारते हुए नजर आ रहा है, तो सर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये आप कंसर्न एसएसपी से बात कर लें। आई एम वेरी श्योर कि हमारी बहुत एक जिम्मेवार टीम है, तो जो एज पर लॉ जहां भी किसी भी केस में कोई कुछ बनता है तो वो कार्रवाई। मैं सिर्फ इस विषय पे इतना ही कहूंगा कि हम एज पर लॉ जो मेड आउट है हम वो कार्रवाई। बजिंदर सिंह के बारे में सब जानते हैं कि वो पंजाब में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए काम करता है, लोगों को क्रिश्चियन बनाने में लगा हुआ है। लेकिन उसने महिलाओं के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया उसे क्रिश्चियनिटी में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।